प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले 9 मई केस की तलवारें जो लटक रही थीं अब उन्होंने ज़िबा करना शुरू कर दिया है। हंगामों में मुलव्विस 70 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। सबसे अहम सजा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर को सुनाई गई है। साथ साथ अहमद चट्टा और सेक्रेटरी जनरल बिलाल एजाज को भी सजा दे दी गई है। मजीद सजाएं भी मुतवक्के हैं। दूसरी तरफ पार्टी में अफरा तफरी का आलम है। एक तरफ केपी में जिनके खिलाफ सख्त बयानियां रखते थे उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली गई है। इस बारे में भी पार्टी में इख्तलाफ पाया जाता है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोई नाम बानी की मर्जी के बगैर शामिल नहीं किया गया, जबकि सलमान अकरम राजा कहते हैं सेनेट डील बानी की मर्जी से नहीं हुई। तहरीक कैसे चलेगी और बानी उसे लीड कैसे करेंगे? इमरान खान के साहिबजादे हतमी तौर पर क्या फैसला कर चुके हैं? इन सब कंफ्यूजन्स पे बात होगी। इसके अलावा बात करेंगे क्लाइमेट चेंज ने सारा निजाम दरहम बरहम कर दिया है। बारिशों से 221 अफराद जाँ बहक, 800 से जायद मकानात तबाह, पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर। देहात तो देहात, अब तो शहर भी डूब गए। क्लाइमेट चेंज की शिद्दत को पहले से एंटिसिपेट क्यों नहीं किया गया? अरबों रुपए का बजट रखने वाले इदारे वक्त से पहले तैयारी क्यों नहीं करते? कुदरती आफात आने पर इनकी कारकर्दगी एक्सपोज हो जाती है और ये सिलसिला अब आगे बढ़ना है। इस हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हम एक गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में, उनका भी इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन आमिर साहब, सबसे पहले ये जो सरगोदा की अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुकदमे का 9 मई मुकदमे का फैसला सुनाया है, इस पे क्या कहेंगे? जी, ये सबको लटकता हुआ नज़र आ रहा था कि ये इसके फैसला अनकरीब आने वाला है। उसके अंदर अहम बात तो ये है कि ये बिल्कुल उस वक्त आया है कि जब तहरीक का ऐलान पीटीआई कर चुकी हुई है और पंजाब के ऊपर नज़र थी कि वहाँ क्या किया जाता है। और एक सिचुएशन ये है, ये भी पाकिस्तान की तारीख में कब हुआ है कि ये पंजाब के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन है अहमद खान बच्चर साहब, और एट द सेम टाइम उसी वक्त में उमर अयूब जो कि नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको भी इश्तिहारी करार दिया गया है। और अभी भी जो तलवार एक अली मीन गंडापुर के ऊपर भी लटक रही है कि अभी भी उनकी गिरफ्तारी वारंट जो है उनके भी अभी बरकरार हैं। तो उसके मुझे बहुत बड़ी पुराना रिपोर्टिंग कर रहा हूँ सहाफ़त में, मुझे मौका मिला है ज़ियाउल हक के कैंगरू कोर्ट्स देखने का। तो अब जो कुछ हो रहा है, और सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ जिस तरीके से रुदाद हो रही है, ये मज़का खेज़ है, एक मजाक बन के रह गया है अदालतों का। मैं जो रिपोर्टिंग हुई है इस केस में, जिसके अंदर ऑफ कोर्स जो है ये 70 के करीब मुल्ज़मान थे और बच्चर साहब भी हैं, उसके बाद वस्ती पंजाब के अहमद चट्टा साहब भी हैं, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के बिलाल एजाज भी हैं। मगर जो रुदाद रिपोर्टिंग हुई है कि जिस तरीके से ये केस, मैं थोड़ी सी उसकी तफसील बढ़ाना चाहता हूँ कि ये किस तरह मज़का खेज़ ऐसे है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल 115 FIR जो है ना, में नामजद जो लोग हैं ना, ये ऑनलाइन FIR है, और 200 से 300 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया गया है जिन्होंने थाने पर फायरिंग की, हमला किया। और थाने का मज़े की बात है कि इसका कोई ना एप्लीकेशन है ना ये रिटन FIR है, ये ऑनलाइन के ऊपर ही ये सारा हुआ। उसके बाद जो आज 39 अफराद जिनको सज़ा हुई है, 36 को जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उनका केस में कोई किरदार ही दर्ज नहीं है। और इल्ज़ाम ये था कि ये मौके पे मौजूद है। और बच्चर साहब और चट्टा साहब और बिलाल एजाज साहब, उनको साजिश के इल्ज़ाम पर सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और दरमियान में एक स्टेज आई थी कि जब उनकी जरा कर रहे थे वकील साहब, उनके इनको छोड़ें, बाकियों की बात करें। तासुर ये जज साहब ने दिया कि इनकी जरा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। और उसके बाद फिर सज़ाएँ सुना दी। और उसके बाद जो यही जो 39 FIRs हैं, इनको पहले जो है, जो यहाँ पे सरगोदा के अंदर ही याद होगा, वहाँ बड़ा केस हुआ था कि एजेंसीज़ के लोग आ गए थे और वो सारा एक मामला हुआ था। तो जज मोहम्मद अब्बास ने इसी केस में पहले झूठा और गवाहों को गैर मोतबर करार दिया था, उसके बाद उनको तब्दील कर दिया गया और फिर नईम शेख साहब, अब नए जज साहब आ गए। और उसके बाद वही FIR जिसके अंदर इनको किया गया है, वही FIR मोरलेस 49 जगहों पे वही मंदरजात है और भी बाकी जगह पे। और
एक जो मेन मुलजिम के अंदर जो मरकजी था वो एक तारिक ठेकेदार था। उसकी बताया जाता था कि उसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई, पेट्रोल और गन्स उसकी गाड़ी में आई और उसने कहा आग लगा दो, और फिर उसने आग लगाई और चला गया। उसकी बाद में तारिक साहब ने जो है ना पीटीआई छोड़ दी और उसे मुकम्मल बेगुनाह कर दिया गया, जो मेन मुलजिम था। और इस तरह ही जो है एक और साहब हमजा जो मुलजिम थे वो भी वफादारी उन्होंने भी तब्दील की, वो भी निकल गए बीच में से। अब पुलिस के जो 3 गवाह थे उनके आपस में किसी का बयान नहीं मिलता। एक कहता है कि जो है ना गेट और सीमेंट का पिलर तोड़कर अंदर आए थे मुलजमान, दूसरा कहता है कि गेट खुला हुआ था सीधा अंदर आ गए थे, तीसरा कहता है कि साइड गेट से आए थे। और तीनों कहते हैं कि हमने ये सारा वकूआ 200 मीटर दूर से देखा और उस वक्त बिजली चली गई इसलिए ज़्यादा नहीं नज़र आ सका। मगर इस अंधेरे के बावजूद उन्होंने तीनों ने 115 अफराद की शनाख्त भी कर ली, और ये उस इलाके के नहीं थे, ये 100 किलोमीटर दूर के इलाकों के कुछ अर्सा पहले लगाए गए थे, जो आज जानते भी नहीं है, उस इलाके के भी नहीं है लोगों को। अंधेरे के अंदर आपने 200 मीटर के फासले से 115 की शनाख्त भी कर ली। और फिर जो बताया गया जी थाने को जलाया गया और नुकसानात उसका हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो बाद में पता चला जी वहाँ सिर्फ एक कमरे के अंदर थाने के अंदर थोड़ी सी जलने का मंजर था और स्याही वगैरह लगी हुई थी। और FIR की आज भी कोई कानूनी बुनियाद पेश नहीं की गई। और वही 2 पुलिस के मुलजिम एहलकार हैं जो कि हसाम अफजल और मोहम्मद खालिद जो गवाह बनाए गए हैं, जिनकी गवाही लाहौर की अदालत में पहले ही झूठी, मनगढ़ंत और गैर कानूनी करार दी गई है। अच्छा। अब ये इसकी बुनियाद के ऊपर आप जिस तरह इतने लोगों को 10-10 साल की कैद की सजा दें और पंजाब के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये एक पता नहीं, समझ नहीं आती कि इस पे रोया जाए या हंसा जाए। मगर हंसना वाला ज़्यादा है, मगर ये हंसी और रोना जो है ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर और ये किधर जा रही है उस चीज़ के ऊपर आ रहा है। मेरे आपके गेस्ट जो हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा। जी हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा PTI तैमूर सलीम छकड़ा साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी तैमूर खान, अभी हमने सुना है कि आप लोगों की 5 तारीख तक जो है अरूज पे तहरीक जाएगी। अब ये पंजाब की सारी पहले नेशनल लीडरशिप आपकी जेल में है या भागे में है, अब पंजाब के लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उनकी भी सुन लिया 10 साल सजा हो गई है और शायद DC होने का भी इनका इंतज़ाम किया जाएगा। और उमर अयूब साहब भी जो है इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं, तो क्या बनेगा तहरीक का आपकी? आमिर साहब, इसको पहले जो आपने ही सुनाया है वही पॉइंट जो मैंने कहने थे, इस पर 1-2 मिनट तबसरा कर देते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो क्या बनेगा हमारे उस अदालती निज़ाम का जो इस टाइप के फ़ैसले कर देता है, अपने आप से करवाने देता है, क्योंकि हमेशा तो ये ऐसे नहीं रहेगा ना। लेकिन जब नहीं रहेगा तो हमें दोबारा से वो पूरा जुडिशल सिस्टम 40 साल पीछे जाके फिर से दोबारा से बनाना पड़ेगा। किसी को इस मुल्क में जो साहिब इख्तिदार है उसको ये ख्याल है कि वो क्या कर रहा है। बाकी जो आपने कहा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है। ये हो रहा है ये दिखाने के लिए कि हम किसी भी अदालत से कोई भी फ़ैसला ले सकते हैं, और PTI में हर बंदे को ये दिखाने के लिए कि देखें आप लाइन में आए, आप इमरान खान को छोड़ें, वरना जो है ना आइन मैटर करता है, ना कानून मैटर करता है, ना सबूत मैटर करता है। हम आपके साथ ये कर सकते हैं। मेरी एक प्रेडिक्शन है और वो प्रेडिक्शन ये है कि इसका इम्पैक्ट इसके बरक्स होगा। और मेरे ख्याल में देखें ये सज़ा हो जाएगी, 2-3 केसेस और में सज़ा हो जाएगी। जैसे इलेक्शन से पहले लोगों को इकट्ठा किया था ना, और फिर लोगों का पुशबैक आया था, इस निज़ाम के अगेंस्ट हम सब का पुशबैक आना पड़ेगा। ये तो मुझे नहीं पता कि 5 अगस्त तो पड़ेगा, मगर हाँ। मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करूँगा कि 3 साल 3.5 साल से पंजाब के अंदर ये जो सिलसिला है ये बड़ा कामयाब रहा है। उसकी वजह से KP में तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है, मगर पंजाब में इट हैज़ वर्कड वेरी वेल। वहाँ पे तहरीक नहीं एक्टिव हो सकी। आमिर, तहरीक नहीं एक्टिव हो सकी,
लेकिन इमरान खान की सपोर्ट भी नहीं टूट सकी। और जो इस निज़ाम की अनपॉपुलैरिटी है, इसके बावजूद कि अभी पंजाब में शायद 80% बिल्डिंग्स या मरियम नवाज़ या उनके वालिद के नाम की हों, और इंशाअल्लाह कुछ टाइम में शायद बाकी 20% भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि इनको वोट हासिल करने का वही तरीका है, एक फॉर्म 47 वाला। इनकी पॉपुलैरिटी में धड़ाधड़ टिकटॉक के बावजूद कोई जो है वो इजाफा नहीं हो रहा। और ये भी देख लें कि चूंकि ये खुद कहते हैं कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, तो देखें कि ये इल्ज़ाम फिर सिर्फ इन पे नहीं लगेगा। ये इल्ज़ाम जो है वो आप पब्लिक परसेप्शन को देखें कि निज़ाम हाइब्रिड है, लेकिन उसमें नाम इस्तेमाल होता है मरियम नवाज शरीफ का और नवाज शरीफ का, तो इसका क्या मतलब? तो ठीक है, ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो इतना सख्त डंडा चला है पंजाब में, उसकी वजह से शायद जो लोगों के जज्बात है वो सड़क पे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन टाइम की बात है। लीडरशिप जो है यहाँ पे ज़रूरत उसकी होती है, कोई ना किसी को तो लीड करना है। और पहले ही काफ़ी लोग दौड़े हुए हैं, भागे हुए हैं, अंदर हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि जी वो 8 फरवरी का जो है, तो 8 फरवरी का भी सलूशन निकलेगा, मगर वो जब होगा तब होगा। फिलहाल तो ये इम्पैक्ट जो है इसका जो डिमोरलाइजिंग नहीं है। आमिर, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन के लिए डिमोरलाइजिंग होता है, लेकिन देखें हर चैलेंज में जो है वो कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ जाती है। ये जो मैं तो आपको कहता हूँ इसी तरीके से, ये जो पूरा हमारा अभी सेनेट का इंतखाब था, ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग था। और मैं सिर्फ पीटीआई की उसकी बात नहीं करूँ, आई एम श्योर कि हम इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उसी प्रोसेस में देख लें कि आपके 4 मिडिल क्लास लड़के और एक जो है वो खातून, वो उठी और उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को चैलेंज किया, और जो इस प्रोसेस में खामियां थी वो एक एक उनकी वजह से हाईलाइट हो गई। अब हो सकता है ये अगली बार ठीक हो, लेकिन जो हमारे सिस्टम की खामियां हैं, जो हमारी पार्टी के इंप्रूवमेंट एरियाज है, वो सब तो सामने आ गई ना। और आप उनसे मेरे बारे में पूछेंगे भी और मुझे जवाब भी देना पड़ेगा उनका। मैं ज़रा थोड़ी सी इसकी तफसील के लिए थोड़ी सी बताऊंगा कि इसको मज़ीद स्टडी करें। तो ये कोई अब मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, या कोई ये जो हमें बताया गया कि जनाब वहाँ एक निज़ाम बनाया गया था कि यार एक पर्ची दी जाती थी कि तुम पहले वाले से ले ली जाती थी, और वो पुराना तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है, वो अगला जाके चुप करके डाल आता था। मगर क्लियरली जो कि नज़र आ रहा है, नंबर्स गेम को ज़रा गौर से करें कि ये अब साबित हो गया, और समझ भी आती है कि बिला मुकाबला क्यों करवाया जा रहा था, कवर अप के लिए। क्योंकि बिला मुकाबला नहीं हुआ, और वो खुर्रम ज़िशान की वजह से कि उन्होंने दस्तबरदार नहीं हुए थे, तो अब ये जो सामने गेम आई है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि 18 वोट जो थे पीटीआई के वो ज़्यादा थे, क्योंकि 18 के ऊपर जो है इलेक्ट हुए हैं जनरल सीटों के ऊपर। तो 18, 12 उनके वैसे ज़्यादा थे, वैसे ओवरऑल इलेक्टोरल वोट 18 ज़्यादा थे। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि पहली जो वोट है वो तो मोस्टली तकरीबन 95% जो है वो पीटीआई के लोगों को दिएगा, मगर सेकंड वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को, उनको दिया गया। वरना ये पॉसिबल, न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं है कि आप जनरल सीट में आप देखें, तला महमूद साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के 10 मेंबर हैं और उनको 17 मिल जाते हैं। चलें जी, वो मान लेते हैं कि बाकी जो जेयूआई और नून लीग के थे उन्होंने 18-17 सीटें थी उनकी। ये जो तला महमूद को 10, पीपल्स पार्टी की 10 सीटें हैं, 10 से 17 कैसे हो गई? प्लस जो है पीपल्स पार्टी के रुबीना खालिद को जो विमेन सीट के अंदर 52 वोट जो मिले, वहाँ भी सेकंड वोट जो ऑप्शन दी गई वो उनकी डाली गई है, वरना न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं है। और दिलावर खान जो जेयूआई के हैं उनके 54 वोट कैसे हो गए, जबकि ये न्यूमेरिकली ये नहीं समझ आती है। ये तो बड़ा ऑब्वियस है। आमिर, सवाल मैं कर देता हूँ,
वो आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने वो 3 लोगों का जो नाम लिया बिल्कुल एक्सपोज किया, मगर उन्होंने पार्टी अपनी को ज्यादा एक्सपोज किया, लीडरशिप को नहीं। सिर्फ पार्टी देखें, उस दिन मैं अतर काज़मी को सुन रहा था और उसने ये कहा कि देखें कम से कम पीटीआई में ये कल्चर तो है ना कि एक वर्कर उठ जाता है और वो कहता है कि ये तरीका सही नहीं है। देखें, आपने ये भी देखा कि अभी नेशनल असेंबली की रिजर्व सीट्स पे समर बिलोर उठी, एक दिन वो एएनपी से पीएमएलएन जाती हैं, दूसरे दिन वो एमएनए बन जाती हैं। मेरी कज़न है, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन आप देख सकते हैं सियासी कल्चर में फ़र्क जो पीएमएलएन का है और जो उन अवाम का है जो पीटीआई को और इमरान खान को फॉलो करते हैं। पहली बात आप यह भी देख सकते हैं, पीएमएलएन के सेनेटर्स देख लें, बल्कि पीएमएलएन की पूरी आप देख लें कि पीएमएलएन का वजूद क्यों नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। सदर अमीर मकाम, लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका भाई, अभी सेनेटर उनका बेटा, ठीक है। तो क्या इनकी रूट्स होंगी? तो इससे हमें भी सीखना पड़ेगा। जो पॉइंट सॉरी मैं एक कह रहा था, जो इन 5 कैंडिडेट्स ने किया है और जो खुर्रम ज़ीशान ने खड़ा होके किया है, ठीक है, इट्स नॉट ए कन्वेंशनल मूव, लेकिन दिस इज नॉट कन्वेंशनल पॉलिटिक्स। उन्होंने यही दिखाया है कि जब लीडरशिप नहीं दिखाएगी ना, और मैं अपने आप को शामिल करता हूं, एक हमारे पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन हुआ, अभी मैं पाबंद हूं कि उसके मैं डिटेल्स नहीं दे सकता, वो अक्सरियत से हुआ था, लेकिन जब लीडरशिप नहीं दिखाएगी तो नई लीडरशिप उभरेगी। आपके ख्याल में आप लोगों को जेल करेंगे तो नई लीडरशिप नहीं निकलेगी पंजाब में? आपके ख्याल में आप लोगों को रोकेंगे तो नई लीडरशिप नहीं निकलेगी? जिस तरह के क्रॉस रोड्स पे पार्टी सख्त खड़ी हुई है, उस वक्त ये इस तरह के जो मनाजिर हैं, इनकी ऑप्टिकल वैल्यू ये नहीं है कि पार्टी में बहुत आज़ादी है और कोई भी कुछ भी बात कर सकता है, वर्कर लीड कर सकता है, अगर लीडरशिप सही काम नहीं करेगी तो उनको भी क्वेश्चन किया जाएगा। इस वक्त ये बहुत अलग तरह से ट्रांसलेट हो रहा है, क्योंकि जो वर्कर है जो वेट कर रहा है आपकी तरफ से कि एक लीडरशिप जामे हिकमत अमली देगी या ये बताएगी कि किस तरीके से आगे चलना है, वो आपस में ही लड़ रही है। तो इसकी ऑप्टिकल वैल्यू वो नहीं है शायद लोगों की नजर में जो आप बता रहे हैं। नहीं, ऑप्टिकल वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा। ऑब्वियसली ये कोई बेहतरीन सिचुएशन तो नहीं है। बहुत से हमारे कॉलीग्स जो हैं वो डिनाई करते हैं कि पार्टी में डिफरेंसेस नहीं है, वो आपको नजर आ रहे हैं, तो मैं इसलिए डिनाई नहीं कर सकता। ऑब्वियसली उसका जो है वो इमीडिएट टर्म में हमारे वर्कर्स पे फर्क आता है, बट वही वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि हम ये तहरीक सिर्फ नारों से नहीं चला सकते, हमें जो है एक्चुअली मुतहिद होके, या चले मुतहिद ना होके, एक साथ काम करने का तरीका सीख के चलानी होगी। देखिए मैं इस पे एक सेकंड आमिर, मैं इस पे नहीं कमेंट करता कि 6 सीटों का फैसला ठीक था या नहीं था, क्योंकि उस डिसीजन का मैं हिस्सा था, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि जो प्रोसेसेस फॉलो होने चाहिए, जिससे बड़े आराम से पूरी पार्टी इस फैसले के पीछे खड़ी हो जाती कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता, पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद जो है वो कम से कम सदर और चीफ मिनिस्टर की आपस में मीटिंग होती, ये सब कुछ होता, ये फैसले कंट्रोवर्शियल ना होते। We need to understand, क्योंकि जो हमारा मुखालिफ हमारे साथ कर रहा है ना, we can't afford to have this done to us। इसके अंदर बुनियादी है कि वो ऑफ कोर्स कंट्रोवर्शियल है कि जी मिर्जा आफरीदी साहब को क्यों दी गई, और वो कहा जा रहा है जी खान साहब की मर्जी था, वो भी क्वेश्चनेबल आ जाता है कि अगर उन्होंने भी किया तो फिर भी क्वेश्चनेबल रहता है, ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो जाता है बल्कि। मगर इशू बड़ा ये है कि 4 की बजाय 5 सीटें जनरल की निकलती थी क्लियरली, वो क्यों दिलवाई गई, और ये नंबर्स ने प्रूव किया कि 18 वोट थे, क्यों वो नेगोशिएशन करवा के दिलवाई गई किसी को। आमिर, चले मैं ऐसे कह देता हूँ कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि और उनने साबित किया कि ये तो मैथमेटिक्स है कि हमारे पास 5वीं सीट के नंबर पूरे थे, और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जो है वो अगर वोटिंग हो तो उसमें जो है वो ख़तरा ये होता है कि कुछ वोट स्लिप हो जाते, और अक्सरियत का फ़ैसला जो था वो माना गया। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से आपने खुद दे दिए तो मजीद क्या स्लिप होने थे। आमिर, वो तो देखें, अगर आप सेनेट का इलेक्शन का तरीका समझे ना, तो अगर किसी ने लेट्स से कि इन सारे लोगों के स्लिप्स पे दूसरे नंबर पे अगर खुर्रम ज़ीशान का नाम होता
तो वो 18 वोट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते और विद गेटिंग 0 फर्स्ट वोट्स वो इलेक्ट हो जाते। जब से शुरू हुई है तब से इसको कवर कर रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो 5वां एडजस्ट हो सकता था। देखिए, मैं बार बार सिर्फ ये कहता हूं अपने सारे कॉलीग्स को कि इट्स द वे वी टेक दैट डिसीजन। वो लड़के जो खड़े हुए हैं, खुरम को मैं वैसे नहीं जानता, लेकिन जो बाकी हैं, इरफान सलीम को मैं जानता हूं, आयशा बानो को मैं जानता हूं, हमारे साथ एमपीए रहे। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि इन दोनों में किसी का मकसद भी सेनेटर बनना नहीं था। मगर जब आपका वर्कर, आपका सपोर्टर आपको कहता है ना कि आप अपने काम करने का तरीका जो है उसको देख के इस्लाह करें, पीपल लाइक मी शुड लिसन, हमें वो सुनना चाहिए। मेरा पॉइंट ये फिलहाल पिक्चर ये उभर के आती है कि आपने ये जो यंग नौजवान थे जिन्होंने सब कुछ डिफाई करके जो है प्रूव किया, और उनके हक में जो है कोहाट के में भी लोग निकले, पेशावर में भी निकले, मगर आपने उनको टोटली पार्टी ने उनको डिसोन किया, जो है न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद जो पार्टी की ना सदर की सुनी गई, जो पार्टी ने अली असगर ने, आतिफ खान की मैं ट्वीट्स देख रहा था कि उन्होंने जो रिकमेंड करके दिए उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो जो पार्टी की हायरार्की केपी के साथ ये हो रहा हो, आलिया हमजा के साथ भी जो जिस तरीके से लाहौर के अंदर उनसे पूछे बगैर वेन्यू बना दिया गया, उनको बुलाया भी नहीं गया, तो उसके बाद अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इतने पॉजिटिव हैं कि तहरीक बड़ी फर्स्ट क्लास निकलेगी, पुशबैक होगा। नहीं, देखिए, पुशबैक तो आप आज इरफान सलीम से जाके पूछें, वो आपको कहेगा कि अगर आप उसको पार्टी से भी निकाल देते ना कोई डिसिप्लिनरी नोटिस देके, वो तब भी हमारी तहरीक का सबसे पहला बंदा जो है वो आगे फ्रंट लाइन में खड़ा होता। आई नो दिस बॉय, मैं आपको ये बता सकता हूं, ये वो सपोर्ट है जो इमरान खान की है, पाकिस्तान के अवाम की। हम सिर्फ बीच में खड़े हैं, और मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, देखिए, उस कलेक्टिव फैसले का मैं हिस्सा था। मैं अपनी पार्टी को यह जरूर कह रहा हूं कि देख लें, आज भी देख लें। डू यू थिंक इट वाज अ कोइंसिडेंस कि आज सेनेट के इलेक्शन के एक दिन बाद इमरान खान से उनकी एक बहन को भी नहीं मिलने दिया गया? देखिए, हमें यह फैक्टर इन करना है कि हमारे लिए हर मुश्किल पैदा की जा रही है, एंड दैट्स व्हाई हम सबको अपने जो है वो डिफरेंसेस छोड़ के, और ये भी छोड़ के कि मेरी राय ठीक थी या किसी और की राय ठीक थी, जो आज इस भोंडे तरीके से हमारे कॉलीग्स को डिस्क्वालीफाई कर रहा है ताकि हम और भी तकसीम हो, हमें जवाब ये देना है कि हम मुत्तहिद होकर जवाब। आज आप जेल के बाहर आप भी थे वहाँ पे, मैं बल्कि जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये है कि क्या ये जो क्लेम किया जा रहा है कि ये मिर्ज़ा अफरीदी का नाम उन्होंने ही पास किया था, और वहाँ से जो प्रोविंशियल पार्टी आपकी केपी की है वो ये कह रही है कि उनको कॉन्टेक्स्ट तनाजुर नहीं बताया गया था और शायद उनको पूरी तफसील ही नहीं पता थी, तो इसलिए उन्होंने अगर किया हुआ है। तो जो लोग मुझे एज आई अंडरस्टैंड ज़हीर अब्बास साहब शायद मिले हैं, तो अंदर से क्या इतला आई है, किसी किस्म की आई है, जो एक आधा बंदा मिलके आया है कि क्या वहाँ पे खान साहब के पिक्चर में है कि नहीं है? आमिर, मुझे जो है वो 5:30 बजे निकलना पड़ा, जिस वक्त जो है वो ज़हीर अब्बास जो वकील हैं जो मिले, उनका मैसेज नहीं आया था। मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें सेनेट का जिक्र नहीं है, और बड़ा क्लियर है कि इमरान खान को ना जो है वो उनका कानूनी हक दिया जा रहा है अखबार का, ना टीवी का। ठीक है जी। और वैसे आई वॉज क्वाइट श्योर कि आज खान साहब की किसी बहन को उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा, एंड आई होप कि जो मेरे कॉलीग्स हैं सारे, दे कैन यूज दैट एज मोटिवेशन। देखें, अब मैं डिसिप्लिन का पाबंद हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कुछ क्यों नहीं बोलते, एंड आई थिंक कि ये जो फिलहाल जो ये एक रुकावट है, जिस तरीके से हम हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो मीडिया नैरेटिव को भी, नेशनल मीडिया स्पेस को भी डिफाइन कर रहे हैं, कि इससे हमने आगे जाना है। एक बात मैं कहूं ऑनेस्टली, ऐसे वक्त में मुझे ये टिकट मिलता ना, मैं कहता यार
ये दे दें, इरफान सलीम को दे दें, खुरम को दे दें, वो सिंबलिज्म ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेनेट में बंदा क्या कर लेगा कि जब आप वोट ना भी देना चाहते हो, कोई आपको उठा के आपको जो है वो बिठा दे कि या तुम्हें वोट देना होगा या तुम रिजर्व में बैठे होगे, अगर नंबर कम होंगे 27वीं तरमीम के तो फिर तुम आओगे, तो क्या करना है इस सेनेट का? वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जनरली ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी वो देखें प्लेट में रख के 2/3 मेजॉरिटी दे दी, इस वक्त 96 मेंबर्स हैं, 64 से 2/3 मेजॉरिटी होती है, वो इन एनी केस ये 2 सीटों से फर्क नहीं वो पड़ता। तो हमने देख लिया ना, जैसे बीएनपी मैंगल के 2 सीटों के बगैर ही पहले ही 2/3 मेजॉरिटी हो चुकी भी थी। सो मैं समझता हूँ कि ये 2 सीटें जो गिनवा के अपनी पार्टी का जो एक वर्कर को डिमोरलाइज, आप कह रहे हैं कि इरफान सलीम और खुर्रम शान जो है वो बिल्कुल आज भी खड़े होंगे, बिल्कुल आई एम श्योर खड़े होंगे, उन्होंने ऐलान किया हुआ है, मगर मैं सोचता हूँ कि जो वर्कर है क्या वो उनके साथ खड़ा होगा कि जिनके पीछे वो चलते हैं उनको ही आपने डिसोन कर दिया है तो उनकी कौन सुनेगा? आमिर, मैं तो इस निज़ाम को भी ये तजवीज़ दे सकता हूँ और अपनी सारी कलेक्टिव लीडरशिप को भी ये तजवीज़ दे सकता हूँ कि आप कुर्सी पे बैठ के रिस्पेक्ट नहीं अर्न कर सकते। आप अपने एक्शन से और आप अपने एक्शंस के से और अपने बोल की कंसिस्टेंसी से, जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं, कि उनमें अगर तजाद ना हो तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर हम वो रिस्पेक्ट गेन नहीं करते तो जो गुस्सा है पाकिस्तान के अवाम में, जब वो खुद से निकलेंगे ना, तो फिर जैसे हम ये आज कह सकते हैं कि काश बलोचिस्तान का क्राइसिस हम आज से 20 साल पहले हल करते और यहाँ पे हमें ख़वातीन को F6 में जो है वो बग़ैर जो है वो किसी टेंट लगाए हुए बारिश में ना छोड़ना पड़ता, तो इसी तरह कुछ टाइम बाद हम कहेंगे कि काश हम इस क्राइसिस को ऐसे ना डील करते। कि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, बिल्कुल अर्न की जाती है, मगर उन्होंने जो इख्तियार या पावर वो तो अर्न कर ली है ना। अली अमीन गंडापुर जो मर्जी ये सारा कुछ है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, आप लोग हटा भी नहीं सकते। बाकी जो इसके अंदर मैं समझता हूँ जो पार्टी चेयरमैन है, गौर का भी उतना ही रोल है, वो पार्टी के चेयरमैन है, तो पावर तो है, वो उसके पर्क्स भी इंजॉय कर रहे हैं। रिस्पेक्ट को कौन किसको परवाह है? आमिर, मेरा ऐसे किसी चीज़ पे कमेंट करना गैर मुनासिब है। मैं ये कह दूं कि इतने बड़े कॉज में कोई भी लीडर, कोई भी पोजीशन होल्डर जो है, जब भी वो पॉजिटिव रोल प्ले करना शुरू कर दे तो वो लोग जो है वो उसके लिए उसको रिस्पेक्ट करेंगे। ये हम सबको समझना चाहिए। वैसे ये जो सारा डिस्प्रेशन जो इसके अंदर नज़र आती है और हम ये सुनते रहते हैं कि ये बॉगी मैन जो डराया जा रहा है हमें 27वीं तरमीम, आपके ख्याल में क्या क्या उसमें ला रहे हैं, क्या आ रहा है? वैसे जो आपने कहा है, ऑनेस्टली आई डोंट नो, जो आप सुन रहे हैं वही मैं सुन रहा हूँ। कोई कहता है माइंस एंड मिनरल्स बिल, कोई कहता है कि वो फाटा का इंतज़ाम रिवर्स करना चाहते हैं, कोई कहते हैं कोई नया सदारती निज़ाम बन रहा है, पता नहीं क्या क्या सुनने में आ रहा है। ऑनेस्टली फ़र्क क्या पड़ता है? अगर आइन और कानून की वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है तो जो करना है अभी भी कर लें। आप जरदारी साहब को सुपर सदर डिक्लेयर कर दें, किसी ने आपको रोका हुआ है? ना डिक्लेयर करें, किसी ने आपको रोका हुआ है? जब आप सरगोदा की अदालत से ये फैसले निकाल सकते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन एक चीज़ हमने सीखी है, और वैसे नवाज शरीफ को भी सीखनी चाहिए। आपको याद है जब 99 में वो अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहा था, 11वीं तरमीम लाने की कोशिश कर और रहे थे, सारे जो है वो आईनी कानूनी रास्ते उसको हटाने के खत्म हो गए थे। मेरे ख्याल में ऐसे भी कोई क्लॉज थी कि कोई आम बिल पे कोई वोट के खिलाफ कर दे तो वो पार्लियामेंट से निकल जाएगा। बिल्कुल उसके अंदर जब उसका वक्त आया जाने का तो वो चला गया ना। लेकिन जो उसकी वजह से अगेन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तबाह हुआ और 10 साल की इंटरप्शन आई, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम जो है वो ये सोच लें। एक दूसरे बात मेरे जहन में आ रही है, देखें कितना टाइम हो गया हमें, अभी तकरीबन 30 मिनट हो गए। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान इररिलेवेंट नहीं है,
इस मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, लीगल क्राइसिस है, लेकिन 30 मिनट से हम बात इमरान खान की कर रहे हैं। लेकिन तैमूर साहब सिर्फ बातें ही हो रही है ना, ये भी तो देखने की जरूरत है कि इतना अरसा हो गया है, और जो आपका वर्कर है उसका मेजर कंसर्न ये है कि अगर और चीज़ों के ऊपर आपकी फॉर्मूला तय हो सकता है, आप मिल बैठ के कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो वाई नॉट? आपसे मुलाकातों का ही मसला नहीं रिजॉल्व कर सक रहे, हर दिन की आपकी यही बात है कि मिल नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन गैप है, तो क्या कर रहे हैं इसको फिक्स करने के लिए? किसी से मुलाकात की ही नहीं, मेरे से क्या पूछ रहे ये तो ये क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? गुड क्वेश्चन। देखिए, मेरे ख्याल में 2 रास्ते हैं ऑनेस्टली। एक रास्ता ये है कि अगर जो है वो एक कंसिलिएटरी जो है वो स्ट्रैटेजी से एक कंसिलिएटरी रास्ता निकाल के जो है वो करना है, तो वो तो ऑनेस्टली इसके बावजूद कि मीडिया क्या कह रहा है, पीटीआई ने तो 1.5 साल से ये कंसिलिएटरी अप्रोच ही अप्लाई किया है। कल जो है वो 2 सेनेट्स की सीट ऑपोजिशन के शेयर से ज़्यादा दे दी, कंसिलिएटरी अप्रोच ही है ना। ठीक है जी, आज तक इलेक्शन की इंक्वायरी नहीं हुई, 9 मई की इंक्वायरी नहीं हुई, 26 नवंबर पे स्टैंडिंग कमेटी बन सकती है, केपी पार्लियामेंट की नहीं बनी, कंसिलिएटरी अप्रोच ही है ना। जो केयर टेकर्स ने 900 अरब रुपए 12 महीने में स्पेंड किए, जिनकी कोई जो है वो लीगल बेसिस नहीं है, क्योंकि केयर टेकर 3 महीने रह सकते हैं, वो पार्लियामेंट से अप्रूव किया, कंसिलिएटरी अप्रोच ही है ना। किसी अफसर के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जिसने कानून पे कानून तोड़ा है। डीसी पेशावर जिसने 9 सीटें रिग की, अभी भी वो हमारे पीएमआरयू जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट का हेड है लगा हुआ है, कंसिलिएटरी अप्रोच ही है ना। तो अगर इतनी कंसिलिएटरी अप्रोच के बाद जो है वो ये निज़ाम तब भी समझता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो इमरान खान का सपोर्टर हो, तो सबसे पहले तो उसने मुल्क की 80% आबादी को अपना दुश्मन करार दिया, ये मुझे समझ नहीं आती। और दूसरा काम ये कि उसने ये साबित कर दिया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम जाएंगे नहीं जाएंगे। ये लोग जो है वो इस कंसिलिएटरी अप्रोच से हट के, मफाहमत की अप्रोच से हट के मज़ामत की अप्रोच पे आ जाएंगे। आज मैं देख रहा हूं पेशावर में कोई ग्लिच की वजह से सारे फीडर्स पे तकरीबन लोड शेडिंग 8 घंटे से बढ़ के 16 घंटे हो गई है इस गर्मी में। इसको कह लें रेजिलियंस कह लें, ये लफ्ज़ बड़ा यूज़ किया जाता है कि जी रेजिलियंट बड़े लोग हैं, और वो कहते हैं कि जी 1000 साल से रेजिलियंट है, कि ये कॉरिडोर हिस्ट्री का रहा, लोग आते रहे, उनको मार खाने की आदत है। मगर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं लीमा बीबी का बयान देख रहा था, जो उन्होंने कहा है कि जी कासिम और सलमान हर सूरत में आ रहे हैं। काफ़ी सारे सवाल है कि क्या वो आ पाएंगे इन हालात में, अगर आ जाएंगे तो क्या जो बाकी यहाँ की लीडरशिप नहीं कर पाई तो वो क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? आमिर, मैं आप देख रहे हैं कि मैं ज़्यादातर इंटरव्यू में वो स्टैंडर्ड सियासी बातें नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि कासिम और सुलेमान आए, उनका जो है वो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, वो भी सारा जो है वो एक ड्रामा है। 2 वजूहात हैं उनके। एक तो वो इमरान खान के बेटे हैं, उनका हक है कि वो अपने वालिद को देखने आए, चाहे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स नहीं है, पाकिस्तानी वालिद की औलाद तो है ना, और वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक तारीख का सबसे बड़ा क्रिकेट चैंपियन, एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट। वो जो ड्रामा उनके साथ हो रहा है, और इसलिए यहाँ पे लोग नहीं बोल सकते क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बोलने के वो अक्सर कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो अच्छा है कि कुछ 2 यूके पासपोर्ट होल्डर भी आ जाएं, देखते हैं उनके साथ क्या करते हैं। दूसरी वजह, मगर मैं थोड़ा सा आपको बयान कॉन्ट्रडिक्ट कर दूं कि रीमा बीबी ने जो उनका बयान पिछली दफ़ा आया था वो ये था कि वो ये तहरीक को लीड करेंगे, वो बड़ा क्लियरली एक पॉलिटिकल उसका वो कर रहे थे। मैंने नहीं सुना। तो सनाउल्लाह जो कह रहे हैं कि अगर वो इस तरह होगा तो फिर हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे, उन्होंने तो कोई ढका छुपा नहीं बयान दिया। देखें, तहरीक को छोड़े, तहरीक जो है वो पार्टी का काम है, ठीक है जी। मैं ये कह देता हूँ कि जो दूसरी वजह मैं कह रहा था कि उनके पाकिस्तान में लैंड होने से ये सिस्टम एक्सपोज होगा, क्योंकि हमें पता है कि इस निज़ाम के पास क्या ऑप्शन होंगे ना। या तो इमरान खान से मिलने देंगे, क्योंकि अक्सर जिसके पास गोरा पासपोर्ट होता है उससे इस मुल्क में ख़ास तौर पे जब इलेजिटिमेट हुकूमतें होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। अगर मिलने दें
तो सच्ची बात बाहर निकल आएगी कि इमरान खान का क्या हाल है, या नहीं मिलने देंगे और मोस्ट लाइकली जो है वो जहाज में ही वापस कर देंगे। वहां से ही पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि ये मुल्क जो है वो यार ये मुल्क तो अलीना शिगरी और जो अतर काज़मी है उसको इनवाइट करने के बाद भी नहीं, जो बल्कि हमें आपका नाम लिख देना चाहिए थर्सडे को। आप भी जाके देख लें कि कोई जो है वो जो इमरान खान को इतने अच्छे कंडीशंस दिए हैं कि जो है वो कोई इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल मीडिया पर्सन को जाने देते हैं या नहीं। जब अलीना शिगरी, अतर काज़मी या आमिर मतीन को नहीं इमरान खान से मिलने दे सकते तो कैसे जो है वो एक ऐसे बंदे को जो है वो मिलने देंगे जिसको यूके की पासपोर्ट की प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए और बिल्कुल अपने बाप से मिलने का उनका एक फंडामेंटल मैं समझता हूँ राइट है, मगर ये दिस से समथिंग अबाउट दी पार्टी आल्सो कि बाकी सारी लीडरशिप जो है वो इसका मतलब अपने काम में वो खुद कामयाब नहीं हो पाए तो उनको अब यूज़ करना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो ऑलरेडी कहा ना कि मैं उनका रोल जो है एज अ पार्टी मेंबर तहरीक में नहीं देखना चाहता। अगेन हमारा जलूस हो, वो आके ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें, ठीक है, उनके वालिद है, जो कॉन्सिक्वेंसेज लीगैलिटी इलीगैलिटी उसकी है मुझे वो नहीं पता, आई एम नॉट कंसर्न विद इट। बट ये भी मैं जो है वो मुस्तरद करता हूँ कि पार्टी में कोई जो है वो अपनी एफर्ट नहीं करता। एफर्ट हर कोई कर रहा है, मैं ये भी नहीं मानता कि कोई भी कुछ लोग कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, अलग-अलग डायरेक्शन में। फर्क ये है कि कभी कभी आपको अपने टैक्टिक्स चेंज करने पड़ते हैं। निज़ाम ने सीख लिया है कि जो ये इतनी पॉपुलर फोर्स है, अगर हम ऐसे एक्ट करते जाएं जैसे हम अभी कर रहे हैं कि उसने हमारे साथ कैसे डील करना है, तो हमें भी कुछ अपनी स्ट्रैटेजी, अपना तौर तरीका, अपने सोच, अपने डिफरेंसेस और उनको कैसे डील करें, अपने वर्कर्स के साथ बर्ताव के ठीक है वो मान लेंगे कि हम उन्हें जैसे भी ट्रीट करते वो चेंज करना है। आप देख लेंगे हफ्ते 2 में फर्क आएगा। एनिमल फार्म याद आ जाता है मुझे कि ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। आई होप कि जो आपके अल्फाज हैं ये हम मेरे अलावा और लोग भी सुने और उससे इंस्पायर हो, क्योंकि ऐसे वक्त जो होता है इट्स अबाउट राइजिंग टू द टॉप एंड लर्निंग टू फीडबैक। मैं आपकी फीडबैक को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ टाइम बाद हम यहाँ पे बैठे हों और मैं आपको कह सकूं कि देखें ये क्लिप्स बचा के रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर खान, आप हमेशा खुल के बात करते हैं, इसीलिए हम आपको तंग करते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तैमूर सलीम झगड़ा स्टूडियो से मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं और किस तरह से ये नुकसान पहुँचा रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आमिर साहब, अभी ब्रेकिंग आ रही थी, अगेन जो हैं अदालतें हैं वो फैसले दे रही हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई मुकदमात का फैसला सुनाया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अब ये मुतफर्रिक मुकदमे चल रहे हैं, ये अभी क्लैरिटी आना बाकी है कि इसके ऊपर बरी होंगे या नहीं होंगे। यास्मीन राशिद साहिबा हैं और भी रहनुमाएं जिनको 10-10 साल कैद की भी सजा सुनाई है। तो आमिर साहब, इस ब्रेकिंग के ऊपर चूंकि अभी फैसले आ रहे हैं 9 मई मुकदमात के हवाले से, जी मैं भी इसके ऊपर ज़रा मोहतात होकर गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ टिकर्स पढ़ रहा हूँ इस वक्त लाइव। ये डेवलपिंग स्टोरी है कि इसकी तफसील आ रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब का जो 5 मुल्ज़मान समेत उनको जो बरी किया है, ये अभी नहीं पता, पहले भी 1-2 जगह दफ़ा उनको बरीयत उनकी आई थी, मगर किसी और केस के अंदर जो उनको धर लिया गया। सो ये बरी का मतलब ये नहीं मुझे पता इस वक्त के ये क्या वो घर चले जाएंगे या मल्टीपल इस वक्त और भी केसेस हैं या बना लिए जाएंगे। और अगर नहीं बनाया जाता, बरी किया जाता है, तो फिर वो घर चले जाते हैं अगर, तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल 2-4 खड़े हो जाएंगे। एक तो ये कि आप देखें कि उस दिन उनकी बरियत हुई है, जबकि बाकी अभी हमने पूरा तबर्रा पढ़ा है कि किस तरह के मज़गा खेज के तरीके से सरगोदा की अदालत ने फैसले दिए हैं। तो ये एक किस्म की क्या एक्सरसाइज है। दूसरा, अगर वो घर चले जाते हैं, अगर उनकी बरियत प्रॉपर हो जाती है और बाकी केसेस में वो दोबारा नहीं अभी जेल में रहते,
तो क्या वो ये जो तहरीक है इसको लीड कर पाएंगे? तो अगर वो कर पाएंगे तो कितनी आज़ादी से कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो तब भी ये एक सवाल आएगा कि जी क्यों, क्योंकि इमरान खान के बाद इस वक्त पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा, बाकी लोग तो इधर दाएं बाएं हो गए हुए हैं, तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो नायब उनके वही हैं। तो ये एक बड़ा भी मैं इंतज़ार करूँगा कि इसकी तफसीलात देख के कि ये क्या है। बाकी ये टिकर चल रहा है यास्मीन राशिद का और बाकी लोगों का कि इनकी अभी सज़ा पता नहीं, ये इस पर भी मैं मोहतात होना चाहूँगा। सो ये अभी साइमल्टेनियसली मैं समझता हूँ कि ये बड़ा कुछ हो रहा है अदालतों का। तो अभी तक मिक्स्ड मैसेज है। अगर ये बरीयत हो जाती है तो एक तरफ से तो बच्चर साहब और बाकी लोगों को ना सिर्फ के गिरफ्तार, उनको उनकी 10 साल की सज़ाएँ हो गई हैं, और पंजाब की सारी लीडरशिप जो है, वहाँ की जो केपी की पूरी पीटीआई की लीडरशिप जो है जो इस वक्त मौजूदा है, उसको अली अमीन गड्ढापुर ने ही न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो इस दौरान में जबकि एक तरफ पार्टी की लीडरशिप को सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, तो ये भी सवाल होता है कि इसके पीछे क्या इत्तेफाक है, मंतक है, और ये क्या इत्तेफाक है कि ऐसे मौक़ों पे ही उसी दिन जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की मुकदमे में बरीयत हो जाती है। सो बरीयत का मतलब वो फिर अगेन अभी मुझे नहीं पता कि ये इसके बाद वो घर जाएंगे या बाकी ये इसकी कल तक। अच्छा आमिर साहब, ये जो फैसले एकदम से आना शुरू हुए हैं, आपको पता है कि जो 9 मई की केसेस हैं, हमने देखा है कि बाकी केसों की प्रोसीडिंग्स हुई और उसमें से कुछ खास नहीं निकला। जो 9 मई के केसेस हैं जिन लोगों के खिलाफ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब ये जब तहरीक का ऐलान हुआ है और साथ ही फैसले आना शुरू हैं, तो डू यू सी एनी लिंक? तो वो क्लियरली है। ये आज इंतज़ार पंजोता साहब ने, जो कि इनके पीटीए के वकील हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी की हुई इस सिलसिले में कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर था कि ये मुकदमात जो हैं 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत का वो समझते हैं क्या ऑर्डर था। तो उनका ये पंजोता साहब का ये ट्वीट है कि इसका जल्दी बगैर सबूत के बेगुनाहों को सज़ा दी जा रही है, और इस सज़ा के होने में सुप्रीम कोर्ट की 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत का बहुत अमल दखल है। सुप्रीम कोर्ट की 4 माह की मुद्दत तयन के बाद जजेस ने दिन रात ये ट्रायल चलाए और किसी कानूनी तकाजे का ख्याल ना रखा। ये सज़ाएँ हमेशा हमारे अदालती निज़ाम पर स्याह धब्बे के तौर पर रहेंगी। सो ये एक तो लीगली भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और वैसे भी आप देखें ये 9 मई को ये काफ़ी अरसा हो गया है। अब ये तकरीबन जो है साल से ज़्यादा, बल्कि 2 साल होने को हैं। तो वो मुकदमात तो चल रहे थे, ये की जा रही थी कि जनाब ये उसका फैसले तो होने चाहिए, मगर इसके क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ख़ास तौर पे इस तहरीक के ऊपर जो कि इस वक्त अनाउंस की हुई है, और क्या अब ये लेटेस्ट जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर वो आएगा तो फिर ये भी सवाल आएगा कि उनके जो है, हालांकि उन्होंने जितनी बेचारे ने 2 साल, मुझे बिल्कुल भी कभी भी किसी को भी, मेरा ख्याल शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है जो कि हमेशा राइट साइड ऑफ पॉलिटिक्स पे रही, तो किसी को उम्मीद मेरे समेत नहीं थी कि वो 2 साल की कैद काटेंगे। तो उनका एक कदकाठ उन्होंने अर्न किया है, बन चुका हुआ है। तो उनके निकलने से क्या ये तहरीक जो है इसके अंदर जान पड़ जाएगी या मजीद कंफ्यूजन क्रिएट, या मगर अभी ये क्लियर नहीं है कि वो इसका मतलब घर जाना है, बरीयत का मतलब बरीयत है या नहीं। बिल्कुल आमिर साहब, और उसमें सिचुएशन डेवलप हो रही है, देखते हैं कि किस तरीके से ये जो फैसला है इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, और आने वाले दिनों में जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है वो क्या रुख इख्तियार करती है इन फैसलों की रोशनी में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।